एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारत में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन की सह स्थापना की। 1946 में जन्मी अरुणा दिल्ली में पली बढ़ी और 1968 से 1974 तक वह IAS में रहीं। उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र तिलोनिया राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों और शिल्प आधारित आजीविका पर काम किया। 1990 में अपने साथियों के साथ मिलकर अरुणा ने मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की, जो भूमि अधिकारों, उचित मजदूरी और सूचना के अधिकार के लिए एक आंदोलन है। इस आंदोलन के काम के कारण भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। 2000 में अरुणा को रामोन मगसेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी अरुणा सक्रिय रहीं। आज हम बातचीत पहले इससे शुरू करेंगे कि बचपन में उन्हें अहिंसा का परिचय सबसे पहले कैसे हुआ। अहिंसा की याद एक याद नहीं हो सकती है, मगर बचपन में एक तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो परिवार के अंदर उसके भीतर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक बाहर की दुनिया की भी होती है। और क्योंकि मैं दिल्ली में पली बढ़ी तो मेरे लिए अहिंसा शब्द और महात्मा गांधी और मेरे घर के अंदर बिल्कुल मारपीट के बगैर पलना, गुस्सा और मारपीट में फ़र्क देखना। अहिंसा शब्द वैसे हमारे जो वोकैब्युलरी या लेक्सिकन है उसमें बचपन से रहा है, और मगर उसका एक जगह कहीं शुरू हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत मुश्किल है। मगर एक मिश्रित अपने परिवार और समाज के बीच में ये सोच बहुत महत्वपूर्ण था, ये मैं बता सकती हूँ। परिवार के अंदर ये था कि हिंसा नहीं होना, माँ बाप पीटना नहीं, हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, डांट क्या है गाली क्या है उसमें फ़र्क देखना, और ये पूरा जो सोच विचार और ये शब्द हमारे बीच में घर के अंदर से ही बचपन में आता है सामने। मगर क्योंकि मैं दिल्ली में पली बढ़ी और मैं 1946 में मेरा जन्म हुआ, इसलिए 47 के जो हादसे हुए वो भी घर के अंदर भले घुस के कुछ नहीं हुआ, मगर बाहर सड़क पे चीखना, चिल्लाना, दोना, रोना ये सब हुआ, और उसके बाद गांधी जी की हत्या भी हुई। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे एक मिश्रित वातावरण का, एक बचपन का वातावरण का एक हिस्सा है, इसलिए कि हिंसा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके लिए कोई नैतिक आधार नहीं है, उसके लिए कोई नैतिक अप्रूवल्स नहीं है। ये बचपन से समझ में आया। और कुछ चीज़ें कि हम सब लोग बराबर हैं, तो मैं सबसे पहला गाना ही रामधुनी सीखी, जो मैं पहले गाना शुरू से अंत तक गा सकती थी वो रामधुन था। तो इसलिए ऐसे वातावरण में जब हम पले बढ़े, बहुत सारे लोग उस समय, तो अहिंसा का एक बुनियादी रूप में हमारे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, ये चीज़ तो समझते हुए पले। तो इससे ये निकला कि अहिंसा जो है वो मौखिक, मतलब शब्दों की अहिंसा भी होती है, और इसको आपने बहुत जल्दी बचपन में सीखा। ये तो ज़रूर, क्योंकि और मेरे घर में वो दूसरी किस्म के जो बाबा साहब अम्बेडकर से आया हुआ और गांधी जी ने भी जिक्र किया था, वो हिंसा भी, उसके खिलाफ भी बहुत बातें भी हुई और क्रियाएं भी हुई, क्योंकि हमारे घर में वर्ग हो या जाति हो या धर्म हो, किसी के साथ मतभेद नहीं होता था। और इस हाल तक कि कहा भी जाता था, केवल नहीं किया जाता था वो तो एक बात है, मगर कहते हुए किया जाता था कि नहीं करना है, ये भी एक हिंसा है। तो मेरे अप्पा जो थे, घर में कोई आता तो सबके लिए बराबर बैठने की व्यवस्था थी, चाय उसी प्याले में सब पीते थे, बातचीत में जो भाग ले सकते थे वो भाग ले सकते थे, मगर जो नहीं भाग ले सकते थे उनके साथ हीन भावना किसी रूप में नहीं था। तो इसलिए
मैं अपने बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि इस किस्म के परिवार में मेरा जन्म हुआ और उस माहौल में मैं जन्मी जहाँ बाहर के जो हादसे हुए उसका एक सही मायने विश्लेषण भी हुआ घर के अंदर, शब्दों में भी और क्रियाओं में भी। तो जब आपने बड़े होकर फिर IAS ज्वाइन किया तो तब आपकी क्या उम्मीद थी कि इस समाज में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप शुरू से एक बेहतर और एक समता का समाज जिसमें इस मौके या शारीरिक हिंसा ना हो, इस किस्म के असूलों को लेकर आप IAS में गईं, पर वहाँ आपका अनुभव क्या हुआ? बहुत मतलब छलांग तो बहुत दूरी का है, उसके बीच में खूब सारे और चीज़ें भी हुई। तो IAS में आने की राजनीति और कुछ अलग ही था। IAS में राजनीति एक तो महिलावादी सोच के आधार पर हुआ, क्योंकि महिला थी, मुझे काम करना था, मुझे ऐसे जगह चाहिए था जहाँ थोड़ा बहुत सुरक्षा भी मिले, और अंत में मेरे घर की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि मैं काम नहीं करूं, तो मुझे काम करना ही था, तो घर के बाहर काम करना है, तो एक व्यवस्था भी ढूंढी। मगर मैं IAS में ना तो कुर्सी के लालच में गई, ना मैं वहाँ के पदवी के लालच में गई, ना मैं वहाँ पे इस सोच से गई कि वहाँ बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा मुझे कुछ करने के लिए। मगर जो मेरे सामने उस समय के विकल्प थे उसमें ठीक ठाक लगा, क्योंकि कम से कम लोगों के बीच में जाके काम करने के लिए एक मौका मिलेगा। बाकी सब कमरे बंद टाइप हमारे व्यवस्थाएं थी उस समय, तो इसलिए IAS में इस तरीके से गई। मगर देखिए, एक चीज़ है जो हम हर बार भूल जाते हैं कि समाज की जो बीमारियां हैं और कुरीतियां हैं वो हर इंसान के अंदर हर जगह पहुंचता है। तो IAS में बहुत सारी कुरीतियां और ब्रह्म हर चीज़ वहाँ है, और ज़्यादातर लोग वहाँ करियर बिल्डिंग के लिए जाते हैं, तो जैसे वो खुलता जाता है वैसे डिसइल्यूजनमेंट भी आता रहता है। और ये भी नहीं है कोई बहुत बड़े नैतिक आधार लेके जाते हैं, भले हम शपथ संविधान पे किए गए अंदर सब लोग, मगर संविधान के मूल्यों को ज़्यादा महत्व तो दिया गया नहीं, सरकार के मूल्यों को दिया गया। सरकारी आदेश आ जाए तो आंख मीच के बहुत सारे लोग कर लेते थे, तो संविधान के खिलाफ जाए या न जाए, भ्रष्टाचार तो अलग बात है, वो तो था ही। तो ये सारी चीज़ों का जब मिश्रण हुआ तो अंग्रेज़ी में कह रहे हैं ना, स्केल्स फेल ऑफ माय आईज, आई रियली रियलाइज कि ये कोई चमक नहीं है इस सर्विस में। ठीक है, एक व्यक्तिगत बढ़ोतरी के लिए ठीक है, मगर वो उस आधार पर IAS बिरादरी, बाकी तो का सरकारी कर्मचारी को छोड़िएगा, IAS बिरादरी काम करती तो ये देश ये थोड़ा ना होता, आज बहुत फ़र्क होता। इसीलिए एक दुख का 3, 4, 10 लोग जो अच्छे निकले उनको भगवान जैसे मानते हैं, जैसे SR शंकरन है, जैसे कई और हैं। उनको क्यों ऐसे मानते हैं? क्योंकि उन्होंने संविधान को अपना आधार मान के काम किया। तो संविधान जो है भारत का, आपको लगता है कि आज भी वो एक अहिंसक समाज बनाने का आधार हो सकता है? संविधान इसलिए आधार हो सकता है क्योंकि आप यदि बाबा साहब अम्बेडकर और राधा कृष्णन जी और इन सब की पढ़ें, आप जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो सब एक ईमानदारी से एक व्यवहारिक समाज को समझते हुए उन्होंने कानून बनाया। बहुत पेचीदा मामला था। बाबा साहब अम्बेडकर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति भी बने अंत में, ऐसे लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे, और वो ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने हिंदुस्तान के व्यवस्था को नहीं समझा और हमारे पार्टीशन के पूरे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक जो भी मुद्दे थे उनको ना समझा हो, यहाँ के जाति भेद को ना समझा हो, महिलाओं की कहाँ स्थिति है उसको ना समझा हो, हमारे पारंपरिक सोच जो हमें अंधा कर देता है कहीं कहीं, उसको ना समझा हो। तो आप उन दोनों को पढ़ेंगे तो खैर बहुत सारा लिखा है। राधा कृष्णन जी कहते हैं कि यदि हम ये ना समझें आज़ाद हिंदुस्तान में कि हमारे बीच में ऐसा भी परंपरा है जो हमें गलत चीज़ें सिखाता है, हमारे बीच में जाति है, हमारे बीच में कई चीज़ें हैं जो हमें गलत रास्ते ले जाएंगे,
हम इसको बिना समझे संविधान नहीं बना सकते थे, उसको समझना पड़ा और उसको जहाँ तक ठीक कर सके उसके लिए संविधान बनाया है। और बाबा साहब ने बहुत सारे कुछ कहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन हमारे राजनीतिक दल जाति और धर्म को देश और संविधान से ऊपर समझेगा, उस दिन ये देश नष्ट है। ऐसे जो लोग सोचने वाले जब संविधान बनाए तो वो संविधान हमारे देश को न्याय, समानता, बिरादरी, क्या इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसे शब्दों का उन्होंने केवल शब्द नहीं इस्तेमाल किया, सार इस्तेमाल किया। बाबा साहब ने ये भी कहा जाता है कि ये संविधान विदेश से आया है, उन्होंने कहा नहीं आया है, इसके मूल सोच बुद्ध के हैं। तो इसलिए जो आजकल के आलोचना होते हैं संविधान के, उसका जवाब बनते समय दे दिया था। तो उसलिए हमें लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मुझे लगता है संविधान के आधार पर ही हमारे देश में आज न्याय समानता का रास्ता, जैसे आज की व्यवस्था आपको बता रही है। बिल्कुल। और न्याय और समानता के अलावा तो अहिंसा होती नहीं। तो जब MKSS आप बना, जब आपने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूर किसान शक्ति संगठन की संरचना की, उसमें अहिंसा की क्या भूमिका बनी और अहिंसा कैसे आपके कार्य पद्धति का आधार बना और क्यों? संविधान की तो बात हमने की, मगर उस संविधानों के अपेक्षाएं जो हमें जगा देती है और वो मूल्य है, वो लोग तक हम कैसे पहुंचाएं, उसमें गांधी जी के जो सबसे बड़ा राजनीतिक तोहफा हमारे जैसे लोगों के लिए ये रहा कि उन्होंने हमें बड़े सरल तरीके से रास्ते बताए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो आजकल दुनिया में ज़्यादातर लोग और भारत में भी बहुलियत में लोग समझते हैं और मानते हैं, वो है सिविल डिसोबीडियंस। मतलब आप अहिंसात्मक तरीक़ों से जन आंदोलनों के दौरान और उसके तरीके से और विरोध प्रतिष्ठित करके, बिल्कुल अहिंसा के बगैर विरोध प्रतिष्ठित करने के तरीके और उसके उसूल और नियम भी बता चुके हैं हमें। तो वो एक बना हमें एक तरीका मिला है और वो तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप संवैधानिक मूल्य चाहते हैं तो अपने आप सत्ता के खिलाफ तो नहीं है, आप सरकार जो उसका दुरुपयोग करती है उसके खिलाफ हैं। तो अंग्रेज़ी में 2 शब्द यूज़ होता है, जो आप सत्ता के खिलाफ काम करते हैं उसको कानून सेडिशियस कहता है, मगर जब आप सरकार के संविधान के खिलाफ काम के विरोध करते हैं तो कैसे आप सत्ता के खिलाफ हैं? सत्ता तो संविधान है, तो आप तो सरकार के खिलाफ है और वो सरकार तो हमसे चुनी हुई 5 साल जाती है फिर निकल जाती है, उसको हम उसका लगाम हाथ में नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्योंकि संविधान मुझे हक कहता है संप्रभुत्वता माने सॉवरेंटी मेरी है और मैं हूँ सॉवरेन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसका अर्थ है मैं ही हूँ राजा। तो मैं राजा हूँ तो मेरा जो चुना हुआ मेरा जो प्रतिनिधि या मेरे चुनी हुई जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करती है तो मेरा हक बनता है और मेरा तो दायित्व बनता है कि मैं उनको लाइन पे लाऊं। तो इस तरीके की सोच से निकला हुआ एक परंपरा जो हम पहले नहीं थे भारत में, कई सारे आंदोलन और कई सारे संगठनों ने इसका काम किया। मैं प्रथम में तो नहीं, महत्वपूर्ण NBA जो पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हम सब लोग जानते हैं उसके आधार पर काम किया। बहुत सारे देश में कोने कोने में किसानों का संगठन हो, महिलाओं का संगठन हो, दलितों का संगठन हो, वो माइनॉरिटीज़ का संगठन हो, हम सब लोगों ने तय किया कि हमारे देश में हमारे संविधान के उसूलों को साकार करने के लिए हम काम करेंगे। तो हम अपने सत्ता के खिलाफ नहीं है, हम संविधान के खिलाफ नहीं है और सरकार के खिलाफ है, तो उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी और सुनाने के लिए हम शांतिपूर्वक तरीक़ों से ही करेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ को नष्ट करते हैं, हमारे खुद की संपत्ति को नष्ट करते हैं। और किसी को अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो भी खुद को चोट पहुंचाते हैं। वो चोट पहुंचाना तो पाप है, साधारण भाषा में तो वो पाप है। किसी की जान लेने का हक हमारा है ही नहीं। यदि हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे जान लेने का हक है तो फिर आप तो हम आजकल ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो माओइस्ट है, वो ये है, वो है, मगर
सही मायने में जो अपने हाथ में कानून लेके लोगों का हत्या करते हैं, वो तो कानून के तहत वो तो अपराधी हैं और कुछ है ही नहीं, कुछ और नहीं कह सकते। वो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो किसी सोच के नहीं है, किसी विचारधारा के नहीं है, वो अपराधी हैं। और वो अपराधी बनने के लिए थोड़ा ना हम लोग संगठित होते हैं, हम तो इस समाज और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए करते हैं। तो अपराध करना, लोगों का जान लेने का हक किसी का अधिकार नहीं है, नहीं ले सकते। जब हम संघर्ष करते हैं न्याय के लिए और खासकर समानता के लिए, तो क्रोध आना भी कभी कभी स्वाभाविक है। तो इस मसले को आपने कैसे, आप इससे जूझे हैं? क्योंकि क्रोध तो आता है और क्रोध और अहिंसा के बीच में बहुत थोड़ी जगह है। तो अपने व्यक्तिगत और समूह में भी जो ये अन्याय को देखकर जो क्रोध आता है, उससे आप कैसे जूझती हैं? वैसे आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो क्रोध अपने अभिव्यक्ति कई तरीके से करती है, एक सोच से और एक ज़बान से और एक व्यवहार से और एक फाइनली हत्या से। तो क्रोध तो सब इंसानों को आता है और ये विरोध करना एक क्रोध से ही जन्मता है और उसको हम अंग्रेज़ी में सोशल एंगर कहते हैं, मॉरल एंगर कहते हैं। और वो ना हो तो इंसान सब चीज़ सहता जाएगा और पूरा समाज नष्ट हो जाएगा और हम बैठे रहेंगे। तो इसलिए क्रोध की एक भूमिका है, मगर क्रोध की सीमाएं भी हैं। तो वो सीमा बांधना ज़रूरी होता है और वो क्रोध भी ज़रूरी होता है। और ये सामाजिक क्रोध को लेकर काम करते हैं हम लोग, क्योंकि आप वो अन्याय आपके सामने, एक दलित भूखा मरता है या एक मुसलमान को लिंच किया जाता है, एक महिला को रेप किया जाता है, तो क्या आप चुप बैठेंगे? उसमें कहाँ नैतिकता है? क्या चुप बैठने में आप किस स्पष्टीकरण क्या देंगे आप? तो उस समय आपको गुस्सा आएगा ही, मगर उस गुस्से में वापसी जवाब हम उसी तरीके से ना दें। वहाँ रोक लगाना पड़ता है कि उस हत्या का हम जवाब हत्या सा न दें, तो दलित की पिटाई का जवाब पिटाई पे ना दें, और महिला के रेप के ऊपर उस रेपिस्ट को, ये तो बहुत आजकल उज्ज्वलित मुद्दा है कि उसको भी मौत का सज़ा ना दें, तो क्या देंगे? तो वो सोच हमें उस तरफ ले जा देता है सकारात्मक रूप से कि एक समाज का संरचना कैसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्रोध आना तो स्वाभाविक है, मगर एक पाबंदी समाज, परिवार और सत्ता तीनों बांधता है। आज हमारे देश में परिवार के अंदर पता नहीं किस हद तक इसको स्वीकार किया जाता है, मगर समाज और सरकार स्पष्टीकरण देने लग गई है कि इस किस्म के लोगों को करो तो कोई बात नहीं, इस किस्म को लोगों को करो तो नहीं, कोई तो दंड मिलेगा। जब ये विभाजन आ गया है, जब अन्याय को न्याय स्थापित करने के लिए कुतर्क इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर पूरा समाज नष्ट होगा। क्योंकि आज वो कुतर्क आप सोच रहे हैं कि आपके नियंत्रण में है, एक दिन वो नियंत्रण आपके फायदे में है, आपके लिए है, आपका भला होगा, मगर एक दिन वही तरीका हमें खा जाएगा। इसके लिए पश्चिमी सोच में और हमारे में भी भस्मासुर का भी कहानी है कि भाई क्या हुआ भस्मासुर के साथ, अंत में वही होगा। ऐसे कोई चीज़ का हम आकार बनाते हैं तो हमें खा जाएगा एंड में। भस्मासुर की कहानी ये है कि एक असुर ने, इतना शिव का भक्त था, इतना ध्यान किया उसने कि शिव ने उसको जो मांगा वो स्वीकार कर दिया। और उसने कहा कि मैं जिसके माथे पे हाथ रखता हूँ उसको भस्म कर दूँ, मुझे ये वरदान दीजिए। क्या हुआ, जैसे कोई शक्ति बहुत ज़्यादा किसी के हाथ में आ जाता है तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। ये हमें एक कहानी बताता है कि वो हर जना जो उससे कोई भी मतभेद रखता है तो हाथ रख देता और भस्म कर देता। तो पूरी दुनिया तंग हो गई और भगवान को, ईश्वर को उन्होंने प्रार्थना किया कि भाई हमें कुछ इलाज तो कराओ इससे। तो कहानी ये कहता है कि विष्णु ने महिला के रूप लेके, मोहिनी नाम भी वहीं से है, एक ऋतिका के रूप में आए और वो इस भस्मासुर के सामने आके नाचे और बिल्कुल वो इनके ऊपर फिदा हो गया। तो अंत में मोहिनी बोली
कि मैं जैसे करूँगी आपको वैसे करना पड़ेगा, मैं नाचूँगी आप भी नाचेंगे, और मैं जैसे जैसे इशारे करती हूँ आपको भी करना पड़ेगा। तो भस्मासुर इतना उसके प्रति बिल्कुल मोहित हो गया, इंटॉक्सिकेट हो गया कि उसने कहा हाँ जो तुम करोगे वो मैं करूँगा। तो वो नाचते नाचते अपने हाथ को यहाँ ऐसे रखी, तो भस्मासुर ने अपने हाथ अपने माथे पे रख के खुद को भस्म कर दिया। तो इसीलिए ये कहानी बार बार जिक्र किया जाता है कि शक्ति का दुरुपयोग दूसरों तक कभी भी सीमित नहीं रह सकता है। ये जो हिंसा और दुष्ट सोच अंत में अपने को ही खाता है, ये तो एक आध्यात्मिक सत्य भी है और ये एक व्यवहारिक सत्य भी है इस कहानी में। इसलिए जब राज करने के या बाहर समाज के साथ रिश्ते रख करने के समय हम कहते हैं कि भस्मासुर मत बनो, तो यही होता है। और अंग्रेज़ी कहानियाँ हैं, आपकी फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी है कि आपने ये बनाया फ्रैंकेनस्टाइनियन मॉन्स्टर, अंत में जिसने उसको क्रिएट किया उसको ही खा गया। कई बार राजनीति में ये बात आती रहती है, मगर राजनेता दूसरों को कहते हैं, अपने खुद के व्यवहार को कभी पहचानते नहीं हैं। वो पहचाने तो वो सीमा में रहेंगे। और इसलिए हिंसा ऐसा प्रक्रिया है जो हिंसक है, उस हिंसा से ना केवल अपने आप को ख़त्म करता है, समाज में ऐसे बीज बो देते हैं, उस बीज को फिर ख़त्म करने के लिए एक भूखंड की ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें इतना सारा और नष्ट होगा तो वो व्यवहार और उस किस्म की अभिव्यक्ति ख़त्म होगी। अगर मुझे अभी चिंता इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में, जैसे भी उसको कहिए, चिंता ये है कि आप सिस्टम बदल रहे हैं, आप पुलिस को सिखा रहे हैं। जो मैं चंद दिन IAS में थी, तो पुलिस तो बिना कोई ऑर्डर काम नहीं करता है, मैं जानती हूँ। तो आज का पुलिस यदि हत्यारा को छोड़ के जो दोषी उसको पकड़ता है तो कहीं ना कहीं से आदेश आ रहे हैं, निर्दोष को पकड़ो, तो बहुत गलत। ये तो आप इनको एक बार ये चटा देंगे ना, ये स्वाद, फिर जाना बहुत मुश्किल है। हमारे देश के पुलिस और हमारे देश के फौज बहुत सभ्य हैं, हम उनको असभ्यता सिखा देंगे एक बार, फिर नियंत्रण में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी हैं, जो सरकार चलाने वाले हैं, जो गवर्नेंस के बात करते हैं, उनको भी बहुत सोच समझ कर ऐसे व्यवस्था खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये इस व्यवस्था से अभी का जो नुकसान हो वो तो होगा ही, भविष्य में भी बहुत नुकसान हो सकता है। पिछले 2-3 महीनों से देश भर में कई किस्म के नौजवानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा हद तक अहिंसक रहे हैं। इनको और गहराई से अहिंसक बनाने और रहने और अहिंसक ही तरीके से अपनी बात रखने के लिए जो नौजवान बढ़ रहे हैं आगे, उनके लिए आप क्या कुछ उनको आप एडवाइस या उनको आप क्या सुझाव देंगी कि इस अहिंसा को वो और गहरा कैसे करें? जिन का एक बहुत सुंदर कहावत है, वो कहता है कि सिविल डिसोबीडियंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, सिविल ओबीडियंस इज़ द प्रॉब्लम। और ये सारा ये जो युवा पीढ़ी ने हमें इतना बिल्कुल सुंदर तरीके से समझा दिया है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट सिविल डिसोबीडियंस बट सिविल ओबीडियंस। जब आप आंख मीच के जो सरकार कहती है उसको सही मान लेते हैं, वहीं पे परेशानी शुरू होता है। तो ये सारे हमारे बच्चे दोहिती तक, क्योंकि मैं उस उम्र की हो गई हूँ कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आराम से मेरे दोहिती हो सकते हैं, वो हमें सिखा रहे हैं वापस कि आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, और इसके बिल्कुल सभ्य तरीके से कहना पड़ेगा, संविधान को जपते हुए कहना पड़ेगा। आपको उन लोगों को याद करते हुए, अम्बेडकर और गांधी को याद करते हुए कहना पड़ेगा, इस देश को जिन्होंने आज़ाद किया उनको याद करके कहना पड़ेगा कि हमें हिंसात्मक रूप से नहीं करना है, मगर अन्याय के खिलाफ हम लोग बोलेंगे। तो अब उनको मजबूत करने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ इसकी राजनीति भी समझें कि अहिंसक राजनीति का क्या अंतर्राष्ट्रीय क्या असर रहा है। क्योंकि हम लोग भूल रहे हैं कि नेल्सन मंडेला हो या मार्टिन लूथर किंग हो, तो बहुत बड़े नाम हैं जो इससे प्रभावित हुए, बिशप टूटू हो, और
ऐसे कई सारे लोग हैं। इसका काउंटर आइडियोलॉजी भी सुनना चाहिए, क्योंकि हम एक ही तरफा बात ना करें, उनको काउंटर हम ही सुना दें। ऐसा ना हो कि कोई आके उसका काउंटर सुना के फिर उनको कहे कि ये तो नपुंसकों का है। कि भाई शक्ति किस में है? अहिंसक रहने के लिए कितना धैर्य चाहिए, कितना हिम्मत चाहिए, कितना उसूल में विश्वास चाहिए, कितना वो कर्मठता चाहिए, वो तब समझेंगे कि हल्की बात नहीं है, बहुत भारी बात है। मैं हर बार एक सवाल खड़ा करती हूँ, मेरे सामने युवा आते हैं तो मैं 2 किस्से सुनाती हूँ। एक तो जब मैं आईएएस में थी और पुलिस के पीछे खड़ी रहती थी, और उन ज़माने में खैर ये इतने सारे आर्म्ड पुलिस नहीं होते थे, फिर भी टीयर गैस तो होता था, और कुछ लोग गन के साथ भी खड़े रहते थे, कुछ ज़्यादातर अनार्म्ड होते थे, मगर वो बैम्बू शील्ड और लाठी तो होता ही था हाथ में। और मैं उनके पीछे खड़े होके मैं ऑर्डर देती तो वो चार्ज करके किसी को भी पीट देते, और सामने लोग बैठे रहते थे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो तब मैंने कुछ महसूस किया, और कुछ ही दिन बाद मैं उन लोगों के बीच में बैठी जो सामने बैठे हुए हैं, और मैं मांग करने गई तो मेरे सामने तब तक तो बंदूक आ गया था, अब वो बेयोनेट भी था उसमें, वो लोग खड़े रहते थे। और 1-2 बार जैसे भंवरी देवी का जब रेप के खिलाफ हम लोग गए, हमने कॉर्डन भी तोड़ा, तो कब मेरे में ज़्यादा हिम्मत चाहिए था, जब मैं बिना कोई हाथ में लिए हुए मैं उन पुलिसों का सामना की, या जब मैं एक सुरक्षित जगह पीछे खड़े होके पुलिस को मैं फायरिंग का ऑर्डर दे सकती थी। तो मैं बहुत लोगों को पूछती हूँ, कई लोग कहते हैं जब आप हाथ में कुछ नहीं और ऐसे पुलिस के सामने खड़े रहे जिनके हाथ में हथियार थे, तो आप ही बताइए इसको कौन कह सकता है कि ये नपुंसक है? कौन कह सकता है कि ये कायरों का दुनिया है, ये वीरों का दुनिया है, जब आप अहिंसात्मक तरीके से खड़े होके न्याय के लिए बोलते हैं, ये जानते हुए कि हमारा जान जा सकता है, हमें पीट सकते हैं, हमें मार सकते हैं। और आज तो और भी ख़राब और बहुत हिंसात्मक औजार आ गए जिससे हमें अंधे कर सकते हैं, जिसमें हमें कई सारे हमारे साथ हादसे हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है न्याय के लिए लड़ने वाले बड़े हिम्मत वाले होते हैं, और वो जो अहिंसा के साथ लड़ते हैं वो तो बहुत ही मुझे लगता है आदर के पात्र हैं। हमें उनको आदर भी करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। आप दुनिया के कई कोनों में जाती हैं, आपको बोलने के लिए वहाँ आपको वक्ता के रूप में बुलाया जाता है, आजकल आप पढ़ाने भी जाती हैं। आपको आजकल भी ऐसा दिखता है कि दुनिया में हिंदुस्तान को आज भी गांधी का देश और एक अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, ऐसा अभी भी आपको महसूस होता है वहाँ बाहर विदेश में? एक जना जिसको पूरा दुनिया जानता है हिंदुस्तान से, वो है महात्मा गांधी। तो गांधी के देश के तो हम हैं ही, और ऐसे जगह गई हूँ जहाँ महात्मा गांधी के स्टैचू मिले हैं जहाँ किसी और का कोई जिक्र ही ना हो, इसलिए हम गांधी के देश के ही हैं। मगर जो पढ़ लिख समझने वाले लोग जो हैं हर देश में, वो ये भी पूछने लगे हैं कि आप में ये बिगाड़ कैसे आया कि आप अभी ऐसे लोगों को सरकार में बिठा रहे हैं जो हिंसात्मक रास्ते बता रहे हैं आपको। क्या उनको गांधी का कोई प्रति कोई आदर नहीं है क्या? मगर समस्या ये है कि कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, हाथी के दांत जैसे, दिखाने वाले दांत अलग और चबाने वाले दांत अलग। आज हमारी सरकार कहती है गांधी का नाम जपता है वहाँ जहाँ उससे फ़ायदा हो, मगर उनके उसूलों को तो हर उसूल को तोड़ रहा है, तो हिंसा को जगह दे रहा है, हमें असमान बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो गांधीवादी तो है नहीं, ये गांधी को एक मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर उनके उसूल और उनके तथ्यों को और उनके जो विचार थे और उनकी हिम्मत जो थी उसको नकारा जा रहा है। और फिर ये कहानियाँ फैली जा रही हैं, और इतनी गलत कहानियाँ गांधी जी के बारे में कि वो उनको एक एक कहानी को लेकर एक एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। MKSS का इतने सालों के अनुभव को देखते हुए आप कुछ बताना चाहेंगी कि उसमें से क्या सार निकल के आया? क्योंकि गांव के स्तर पर हम जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी हिंसा होती भी है। तो MKSS का एक अब करीब 30 साल का अनुभव है, उसमें आप अंततः आपको क्या लगा कि अहिंसा
की संभावनाओं के बारे में आपको क्या लगता आज की परिस्थिति में अहिंसा और अहिंसा की पद्धतियों को साकार करना है तो हमें अपने ढांचे के अंदर काम करना सीखना पड़ेगा। और जो MKSS का जो सीख इससे आया है कि केवल संघर्ष करके काम समाप्त नहीं होता है। संघर्ष करने के बाद संवाद करना पड़ता है। संवाद के बाद मतभेद जो आते हैं, मतभेद को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। मतभेद के ऊपर फिर नीति या कानून की ज़रूरत है तो उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिर उसका दुरुपयोग होता है तो उसको बाहर निकाल कर उसको पारदर्श करके फिर से लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये निरंतर है। और इसीलिए MKSS एक छोटे से गांव के जो दुख है, वहाँ पे किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है या किसी का नाम पेंशन से काटा गया है, जिसके आधार जो इस तरीके की तकनीकी हिंसा हमारे ऊपर आज हो रही है कि उंगली के निशान से आपको सब मिलता है। मेरे भी 10 उंगलियों में निशान नहीं है बाय द वे। तो मेरे मज़दूर महिलाएं, दोस्तों के, पुरुषों के, किसी के नहीं है। उनको कहा जाता है निशान लगाओ, निशान नहीं लगाते तो उनको मरे हुए डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है सुविधाएं। ये सब भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इससे निकले हुए फिर आंकड़े निकालने पड़ते हैं। वो आंकड़े सब, क्यों सूचना का अधिकार है तो आंकड़े निकालने पड़ेंगे। फिर उन आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसका संकलन करना पड़ता है, फिर उसको लेके प्रचार प्रसार करना पड़ता है। मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद सरकार पर दबाव डालना पड़ता है, फिर उनके आंकड़ों को बाहर निकाल कर कहना पड़ता है इनको सुधारो। उनके संग बैठ के काम करना पड़ता है कि इसको ऐसे सुधारो, क्योंकि वो भी दुश्मन नहीं है। अंत पंत में वो हमारे लिए एक सुविधा है। जब सुविधा काम नहीं करता है तो उसको टोकना हमारा अधिकार है। उसको नष्ट कर देंगे तो कौन सी सुविधा आएगी। इसलिए वो सुविधा को काम कराने का एक और हमारे ऊपर जुम्मा आ गया है अभी। तो इस तरीके से फिर कड़ी पे कड़ी जोड़ के MKSS नीचे से राष्ट्रीय लेवल तक काम करना सीखा और करता आ रहा है अभी। और मुद्दे बदलते हैं। अब सिलिकोसिस एक मुद्दा है। सिलिकोसिस जो माइनिंग डस्ट से लंग्स में जो खराबी आती है फेफड़ों में, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका एक अभी मुद्दा है। दूसरा किसानों का मुद्दा और आ गया है। अब एक जवाबदेही कानून का और एक मुद्दा आ गया है। तो मुद्दे बदलते जाते हैं और जितना हम काम करते हैं और सरकारी तंत्र का काम करने का तरीका समझ रहे हैं, उतना सामने अलग अलग चीज़ों की ज़रूरतें आती रहती हैं। मगर वो पद्धति की शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना रुकेगा नहीं। हम 40 दिन बैठे या 53 दिन बैठे या हम 55 दिन बैठे, हम बैठते हैं। और एक चीज़ तो हमने स्पष्ट कर दिया, और ये भी एक किस्म से गांधी अम्बेडकर की देन है कि कुछ चीज़ों को कह दिया तो कह ही दिया। तो हमने कहा हम इसके बगैर नहीं जाएंगे तो बैठे रहेंगे। तो ये दृढ़ता भी हम लोग सीखे हैं कि बीच में उठ के चले जाओ तो फिर नहीं मिलने वाला। तो और डर नहीं होना चाहिए। ये तो चीज़ हम सीखे हैं कि जितना हम डरेंगे उतना ये जो कायर लोग हाथ में हथियार लेके घूमते हैं हमारे ऊपर वार करेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक अपना आत्मा कहता है कि हम सही हैं, तब तक तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो गांधी जी हो या अम्बेडकर साहब हो या मार्क्स हो या भगत सिंह हो या एमएन रॉय हो या कोई भी हो, उनके साथ मतभेद प्रतिष्ठित करने के लिए भी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि हम किसी के साथ 100% स्वीकार करना इंसानों के लिए दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे थोड़ा मतभेद है, मगर वो मतभेद तार्किक आधार पर होना चाहिए। और उसके लिए वाद विवाद करने, बात करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। ये हम सीखे हैं कि हर एक ने हमें कुछ सिखाया है और वो सीख के ही आगे गाड़ी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा जी, बहुत अच्छा लगा।